आपने अपने लड़के अकबर को दौड़ा दिया हाँ, और वो भाग के फिर मक्का ही चला गया। कहते तो हैं आपने बाद ना में बाप को छोड़ा, ना बेटे को छोड़ा, ना भाई को छोड़ा, तो आप तो कोई बहुत अच्छे आदमी तो नहीं हो सकते ना। आज हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं सल्तनत ए उस्मानिया, मुगल सल्तनत की विरासत की। लेकिन जब एक दफा खलीफा बन जाता था देन एवरीबॉडी तो फेल। अरब जब मक्का पे कब्जा जमा लिया तब उन्होंने कहा भाई मैं खलीफा हूँ, तलवार की नोक पे जी खलीफा जी, बन गया। अकबर ने इसको ऑल जेनरसली इस्तेमाल किया, औरंगजेब ने इसको नैरो तरीके से किया। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर के अंदर फोर्स करके भी लोगों को ना कन्वर्ट किया इसके। लेकिन लार्जली ऑटोमन एम्पायर एंड तो जो रूलिंग क्लास थी ना, मिलिट्री पावर जिसके पास थी और स्टेट की लेवल्स ऑफ पावर जिनके हाथ में थे वो मुसलमान। तो तलवार की नोक पे एम्पायर चला। ऑटोमन्स ने खास तौर पे हमला कर कर के ये बाल्कन्स में क्रिश्चियन यूथ को, बच्चों को उनके माँ बाप से ले लिया और उनको एक पैलेस गार्ड्स बनाया, जान निसारी मतलब जान निसार करने को तैयार थे। तैयार थे, बिल्कुल ऐसे ही। मुगल एम्पायर के अंदर बहुत स्लेव्स को अपने साथ रखा हुआ। थर्ड हाईएस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू उस सल्तनत में स्लेवरी थी, स्लेव ट्रेड। अच्छा, स्लेव ट्रेड वाकई एक बहुत बड़ी ट्रेड थी और यहाँ से जहाँ से भी ये पकड़ते थे लेके जाते थे और सेंट्रल एशिया की और वेस्ट एशिया की मार्केट्स में वो स्लेव बिकते भी। एफओ टॉक्स में आज हमारे साथ हैं इश्तियाक अहमद साहब। इश्तियाक अहमद प्रोफेसर रहे हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में, अब प्रोफेसर एमेरिटस हैं। इन्होंने किताबें लिखी हैं द गैरिसन स्टेट, पंजाब ब्लडीड एंड पार्टीशन्ड, जिन्ना 808 पेज की उन पे बायोग्राफी। इनकी जो 2 किताबें हैं अवार्ड विनिंग हैं। एक तो हमारे हिंदुस्तान में ही, भारतवर्ष में ही अवार्ड जीती, और अगर पाकिस्तान को समझना है तो इनसे अच्छा स्कॉलर आज पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। और आज हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे साहब, आज हम बात कर रहे हैं सियासत और सल्तनत ए उस्मानिया और मुगल सल्तनत की विरासत की। दोबारा बोलूंगा, सल्तनत ए उस्मानिया और मुगल सल्तनत की विरासत की, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ऑटोमन एम्पायर और मुगल एम्पायर। इश्तियाक साहब, स्वागत। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ तो बड़ी खुशी हुई आज हम इकट्ठा कर रहे हैं। पहले भी कुछ दफ़ा हम कर चुके हैं। जी जी। नहीं, बड़ा मजा आता है आपके साथ बात करके। आप दिग्गज हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो महापंडित हैं। आप तो ब्राह्मण ही नहीं, महापंडित हैं। पंडित ही नहीं, महापंडित हैं। ये मुझे कुछ इनोसेंट इंडियंस ने लिखा भी कि सर आपके पुरुष जो हैं वो यकीनन ब्राह्मण होंगे। देखिए, ये दिखा दी ना उन्होंने अपनी कास्ट मेंटालिटी। वही वही वही, मैंने कहा नहीं यार, जैसे कि कोई अगर कोई गैर ब्राह्मण है तो ज्ञानी नहीं हो सकता। वही वही वही, यही इम्प्लीकेशन थी। तो आपकी बात सही है। लेकिन देखिए, कर्म से, मैं तो ये मानता हूँ जन्म से नहीं, कर्म से आदमी जो होता है वो होता है। वो तो आप तो वैसे मैंने जब अपना स्कॉलर हैं। डीएनए करवाया तो मेरे जो इमीडिएट मेरी बरादरी कह लें वो लोग निकले, साथ कुछ जाट निकल आए, साथ ही 2 ब्राह्मण भी निकल आए, एक गोस्वामी और एक और। सो मेरी अपनी थ्योरी ये है कि जब तक स्टेट जो है ना यहाँ पे अपना मुगल पीरियड में या कुछ कंसोलिडेट नहीं हुई, तो जब हमले होते थे और लोग मूव करते थे तो गांव के अंदर आम मिक्सिंग होती होगी। बिल्कुल दैट ओनली एक्सप्लेन्स बिल्कुल ये जो बिल्कुल। बाद में क्लासिफिकेशन हुई है ना, और पांडे जो हैं उनके पास रजिस्टर है, वो सिर्फ ऑफिशियल है। एक्चुअल जो लोगों की मिक्सिंग हुई है वो इसी से साबित होती है। हाउ कुड आई हैव relatives and one gentleman from somewhere in Nepal also seemed to be my 5th cousin and we were for a while communicating। तो ये अजीब मिक्स है हमारे सबके अंदर, सबके अंदर। चलिए, तो मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो सल्तनत उस्मानिया और मुगल सल्तनत की बात करते हैं। जी 2 बहुत ही बड़े एम्पायर थे, बेशक। दोनों का असर आज तक दिखता है। तो साहब ये बताइए कि ये दोनों रियासतें किस तरह
इनका ऑर्गेनाइज़ेशन था, किस तरह इनका ढाँचा था, किस तरह ये स्टेट चलाते थे। क्योंकि किस्से कहानियाँ तो हैं कि भई अकबर थे, सलीम फ़र्स्ट थे, फलान-ढिकान, ये बादशाह आया, वो सुल्तान आया, लेकिन स्टेट एक तरह से ऑर्गेनाइज़ थी और कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कुछ मामलों में दोनों में काफ़ी समानता थी, कुछ मामलों में काफ़ी अलग थे। तो वो समझाइए साहब। एक तो ये है कि दोनों का ओरिजिन वही सेंट्रल एशियन टर्किश ट्राइब से है। हुँ, दिस इज कॉमन टू बोथ। तो जो वहाँ की ट्रेडिशन है उसमें प्राइमोजेनिचर का रूल कोई नहीं है हुँ, कि आफ्टर द फादर द एल्डेस्ट सन विल सक्सीड। तो ठीक। हम देखते हैं ऑटोमन एम्पायर में भी और मुगल एम्पायर में जहाँ जो है एम्परर जो है उसकी डेथ होती है तो बेटों के अंदर हर लेवल पे झगड़ा हुआ है। हुँ, हुमायूं के दौर में शायद वो अकेला ही था या उसके भाइयों ने किया नहीं, लेकिन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का इट्स बिग तो बहुत फेमस हुआ ना। लेकिन हर एक के मौके पे ये हुआ। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर में भी कोई सक्सेशन फ्रॉम फादर टू सन नहीं थी। उसके बाद इट वाज फ्री फॉर ऑल। लेकिन जब एक दफ़ा खलीफा बन जाता था देन एवरीबॉडी फेल इन लाइन। तो एक ये तो ये उनका खलीफा तो अ, उस्मानिया होता था, ऑटोमन एम्परर होता जी, था। जी, मुगल सुल्तान एम्परर कहना नहीं था चाहिए। जी, खलीफा। जी, सुल्तान। और हाँ, वो भी खलीफा जाके बना है 17th सेंचुरी के शुरू में। उससे करेक्ट। पहले तो ही वो सुल्तान। ठीक है, आपकी हुँ, हुँ। ये करेक्शन जो है बिल्कुल सही है। वो तो अरब जब मक्का पे कब्ज़ा जमा लिया तब उन्होंने कहा भई मैं खलीफा हूँ, तलवार की नोक पे जी, खलीफा जी, बन गया। कुछ जैसे ऐसे। सारे ही खलीफा बने, वैसे ही जी, बने। ऐसे ही बने। तो अब एक और बात जो इंटरेस्टिंग थी कि दोनों जो हैं वो हनफी सुन्नी लॉ के सब्सक्राइब करते थे। तो ज़रा-सा लोगों को समझाइए हनफी सुन्नी लॉ क्या है? देखें, सुन्नियों के अंदर 4 जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल हैं। एक इमाम अबू हनीफा का, एक इमाम शाफी का, एक इमाम मालिक का और एक इमाम अहमद बिन हम्बल का। सबसे बड़ा जो स्कूल है जिसे लिबरल गिना जाता है वो अबू हनीफा का है। और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के और कुछ और इलाकों के जो मुसलमान हैं वो ज़्यादातर ये हनफी स्कूल को फॉलो करते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, ये होता है जूरिस्प्रूडेंस, फ़िक़्ह इसे कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कुरान के अंदर एक आयत है कि द पीपल ऑफ द बुक, जूस, क्रिश्चियंस एंड सेबियंस, ये मुसलमानों एक मुस्लिम सोसाइटी में रह सकते हैं अगर ये जजिया पे करें, तो इनका मज़हब को आप टच ना करें और इनकी जो बिजनेसेस हैं वो भी इनके पास रहें। दोबारा बताइए 3 कौमें? सॉरी। ज्यूज़, क्रिश्चियन कौन 3 एंड कौमें? सेबियंस। सेबियंस गॉट लॉस्ट इन द मिस्ट ऑफ अच्छा। हिस्ट्री। लेकिन जब ये आईसिस ने अटैक किया है ना इराक के हर हुँ, इलाके में, तो कुछ माउंटेन्स में से वो भी निकल आए, उनको भी मारा। हुँ, हुँ, दे हैड, वो तकरीबन दे हैड बीन लॉस्ट इन हिस्ट्री, हुँ, हुँ, प्रोबेबली हाइडिंग समवेयर अप इन द हुँ, माउंटेन्स। हुँ, फिर जब ये आईसिस का वो आया दौर तो इन्होंने यजीदी जो है उनको भी मारा, क्रिश्चियंस को भी मारा, मुसलमानों को भी मारा, ये सारा कुछ हुआ। तो हुँ, देन सम वो डिस्कवर्ड कि ये वही सेबियंस हैं। मगर जूस एंड क्रिश्चियंस अंडर द कुरानिक लॉ हैव अ राइट टू लिव अमंग मुस्लिम्स इफ दे पे जजिया। हुँ, हुँ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने पाकिस्तान ये सिंध में अपनी हुकूमत बनाई तो यहाँ की जो सब्जेक्ट लोग थे वो ना कोई क्रिश्चियन था और ना कोई ज्यू था और ना कोई सेबियन था। देवर आइदर हिंदूज या बहुत बुद्धिस्ट भी थे और जैन भी थे। हुँ, हुँ, तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ने डमस्कस में जो बनु मैया का कैपिटल था, खिलाफत पहले उनके पास थी, उनको कहा कि इनको डील करने का क्या तरीका है। तो वहाँ से रूलिंग आई कि एक्सटेंड बाय द लॉ ऑफ एनालॉजी द हुँ, सेम हुँ, प्रिंसिपल, कि हिंदू भी अल्टीमेटली उसी गॉड को बिलीव करते हैं जिसमें बाकी करते हैं। तो अगर ये आपके नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स जजिया पे करते हैं और स्टेट के साथ लॉयल हैं,
तो दे कैन कंटिन्यू विद देयर रिलीजन एंड विद देयर बिजनेसेस। बाद में हिस्ट्री में अकबर ने इसको और जेनरसली इस्तेमाल किया, औरंगज़ेब ने इसको नैरो तरीके से किया। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर के अंदर कुछ रूलर्स जो थे वो खासे लिबरल रहे और कुछ ने यानी फोर्स करके भी लोगों को ना कन्वर्ट किया। इस किस्म की मिक्स है, लेकिन लार्जली ऑटोमन एम्पायर एंड द मुगल एम्पायर वर मुस्लिम माइनॉरिटी एम्पायर्स। तो जो रूलिंग क्लास थी ना, मिलिट्री पावर जिसके पास थी और स्टेट की लेवल्स ऑफ पावर जिनके हाथ में थे, वो मुसलमान थे। ठीक है, तो तलवार की नोक पे एम्पायर चला, दोनों जी तलवार, दोनों ये एम्पायर, मतलब जी जी, जिसके पास तलवार थी वही अहले हाकिम था। खल्क जिसे कहते हैं, जी 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 अहले खल्क, अहले कलम, कलम आप, कलम वाले आप जी जी। और कलम तलवार वाले वाले जो है वो सिपह सलार। एडवाइजरी, कलम वालों का एडवाइजरी स्टेटस हमेशा रहा। हम्म, हाँ जी। साथ साथ उन्होंने ये ग्रैंड वजीर भी बनाए हुए थे जो कि ऑटोमन्स में खासे पावरफुल थे। हम्म, तो ये है, और फिर ऑटोमन्स ने ख़ास तौर पे हमला कर कर के ये बाल्कन्स में क्रिश्चियन यूथ को, बच्चों को उनके माँ बाप से ले लिया और उनको एक पैलेस गार्ड्स बनाया, जान निसारीज, हम्म, जिसको जिनका कोई, अंग्रेजी में जैनिसरी बोलते हैं, जी, जिनका आगे पीछा कोई नहीं था, एंड दे वर ऑल लॉयल टू द सुल्तान। ठीक है, मतलब जानिसार करने को तैयार थे। तैयार थे, बिल्कुल ऐसे ही है। मुगल एम्पायर के अंदर उन्होंने शायद इस किस्म का कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने ही बहुत स्लेव्स को अपने साथ रखा हुआ था। हम्म, और बाद में दिल्ली सल्तनत में तो और ज्यादा स्लेव्स का था। ज्यादा स्लेव्स थे, ज्यादा, मुगल क्योंकि वो, मुगल जी, एम्पायर में थोड़ा कम हुआ, दिल्ली सल्तनत तो बहुत मैसिव, मतलब मैंने तो मैसिव, पढ़ा है, जी और जी आप बता सकेंगे स्कॉलर की थर्ड हाईएस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू उस सल्तनत में स्लेवरी थी। पहला था लैंड टैक्स खर्च, उसके जी बाद दूसरा जजिया और तीसरा जी। स्लेव ट्रेड। अच्छा, स्लेव ट्रेड वाकई एक बहुत बड़ी ट्रेड थी, और यहाँ से जहाँ से भी ये पकड़ते थे लेके जाते थे, और सेंट्रल एशिया की और वेस्ट एशिया की मार्केट्स में वो स्लेव्स बिकते भी थे। जैसे, समरकंद, बुखारा, जी बगदाद, जी 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 दमास्कस। जी जी, ऐसे बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अ, और साथ में फिर हम देखते हैं कि फौज की लीडरशिप जो है ऑटोमन्स के अंदर मुसलमानों के पास ही रही है। हम्म, अलबत्ता जो ये क्रिश्चियंस, ग्रीक्स और ये यूगोस्लाव और ये सब, इनको इन्होंने इंटरनल ऑटोनॉमी बेस्ड ऑन द कुरानिक लॉ बहुत दी हुई थी। हम्म। तो एक तरह की ये एक प्लूरलिज्म है विदाउट इंडिविजुअल राइट्स, आप कह सकते हैं, कम्युनिटी ऑटोनॉमी की बात है। कम्युनिटेरियन आइडेंटिटी पे ऑर्गेनाइज था स्टेट। अंडर द सुप्रेमेसी ऑफ मुस्लिम रूलिंग क्लास, गॉट इट। सो द मिलिट्री पावर रिमेन्ड विद द मुस्लिम्स। मुगलों ने भी इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाया था, बट दे को ऑप्टेड द राजपूत्स विद इन दैट स्ट्रक्चर, इंपीरियल आर्मी के अंदर। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो भी हम देखते हैं हिंदुस्तान में अकबर ने राजा टोडरमल से बनवाया। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि ये कॉन्करिंग रिजीम्स बेसिकली रहीं। हाँ जी, लैंड ये जो है, एक तो कॉन्क्वेस्ट है, फिर वो ये मनसबदारी सिस्टम या जो भी है, वहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से स्टेट को आता था खराज, और ये सारा कुछ जजिया, ये इनकम्स थी। लेकिन बिजनेस जो है वो बाजार के लेवल तक तो हर एक ने की, लेकिन जो ज़्यादा है ना, बड़ी ऑर्गेनाइज बिजनेस विथ लिंकेजेस, इसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स ने खासा ऑटोमन एम्पायर में प्रोमिनेंट रोल इख्तियार कर लिया था। एक सेकंड, एक जरा सा जी जो है एक मुद्दा है और एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, जी जो कि यहाँ बताना जरूरी है जी कि स्पेन में रिकॉन्किस्ता हुआ और जी 1492 के बाद इंक्विजिशन हुआ। जी तो स्पेन से यहूदी भाग के उस्मानियों के पास आए, ऑटोमन एम्पायर में आए, जी जी और उन्होंने बिजनेस पे खासकर, आप बैंकिंग ले लीजिए, ट्रेडिंग ले लीजिए, और भी जो है बेशक, चीजें, जो जी कॉम्प्लेक्स थोड़ा बिजनेस वो करना, ट्रेडिंग ऑपरेशंस
बिज़नेस अच्छा जी। हाउसेस चलाना, वो उनके हाथ आ गईं। और आर्मीनियंस इस के जी, और आर्मीनियंस इस के पास भी जी, आर्मीनियंस के पास भी थी, और इस वजह और से ग्रीक्स के पास भी, बिल्कुल, ग्रीक्स और इस वजह से जो जो ज्यू सेफारदी हैं, जो जी, उस्मानियों के यहाँ रहे, वो लडीनो बोलते हैं, जो कि मिडीवल स्पेनिश है, जो कि स्पेन में मर गई। पर बेशक। चूँकि वो भाग के गए थे, जैसे बहुत से इमिग्रेंट जाते हैं, तो उनका कल्चर उसी वक़्त में वो फ्रीज़ हो जाता है। जी, जी, तो लडीनो ज़िंदा रही, और जैसे इश्तियाक साहब ने कहा कि ज्यूज़, आर्मीनियंस, ग्रीक्स बिज़नेस बाज़ार में ये ज़्यादा आगे थे। जी, जी, मिलिट्री ऐसे में मुसलमान थे। मिलिट्री में मुसलमान थे। तकरीबन यही रोल अगर आप देखेंगे मुग़ल एम्पायर में, हुँ, तो नेटवर्क्स थे जैन्स के और बनिया जो हैं उनके, हुँ। मनी लेंडर जो थे उस ज़माने के, मुग़ल एम्परर्स भी इन द बेटर डेज़ ऑल्सो बोरो करते थे ये हिंदू बैंकर से, क्योंकि हिंदू और इस्लामिक जैन दोनों जी, से। जी, जी, इस्लामिक लॉ में एक प्रोविज़न तो है ना कि इंटरेस्ट ना आप ले सकते हैं, ना आप दे सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन बैंकिंग जो है, जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स का मसला होता है, लोन्स लेने का मसला होता है, तो देने वाला उसमें से कुछ इंटरेस्ट भी लेना चाहता है ना, तो वो अपने आप ही इकोनॉमी की वो जो हैं स्पेसेस, वो नॉन मुस्लिम्स के हाथ ऑटोमन्स में भी थी और मुगलों के भी थी। वो एक ज़माने में क्रिश्चियन एम्पायर्स में भी थी, क्योंकि यूज़ुअली क्रिश्चियनिटी में भी मना है। ये सब तो एब्राहमिक फेथ है ना, अर्ली क्रिश्चियनिटी अर्ली जी, जी। क्रिश्चियनिटी में। जी, जी, तो अर्ली ये क्रिश्चियनिटी में थी, तो बेचारे द ज्यूज़ गॉट द ओपनिंग देयर। करेक्ट, लेकिन इसीलिए रॉथस्चाइल्ड्स इतने बड़े हुए। दैट्स राइट। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर में नॉट ओनली द ज्यूज हुँ, हुँ। बट ग्रीक्स और जो ये बाकी हैं, इन सबको बिजनेस में इन्होंने बाजारों, आज भी अगर आप जाए ना, डिस्पाइट द आर्मीनियन जो कहते हैं जेनोसाइड और ये और वो, लेकिन जो इस्तांबुल का मेन बाजार है, तो अभी भी कई आर्मीनियन आपको मिल जाएंगे उस बाजार के अंदर, उनकी दुकानें हैं। हुँ, हुँ। तो एक ज़माने में तो वो उनकी मोनोपोली हुआ करती थी। तो ये एक एंटी बुर्जुआ किस्म का कोई इस्लामिक लॉ के अंदर एक इम्पेडिमेंट है, जो एक एडवांस सिविलाइजेशन में अगर अप्लाई किया जाए तो उसकी जो एक कॉम्प्लेक्स ट्रेड कह लें आप, इंटरैक्शन कर लें, ट्रेड, फाइनेंस। हाँ, वो काम नहीं करता, तो किसी ने तो वो करना है। हुँ, तो हुँ। वो नॉन मुस्लिम्स के हाथ में आया। मुगल एम्पायर में भी जैसे मैंने बताया, ऑटो ये जो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही है, ये राजा टोडरमल का बनाया हुआ है, जिसके ऊपर सारी मुगल एम्पायर की ये अपना इनकम होती थी। हुँ, हुँ। तो इस किस्म की ये रिलेशनशिप रही। हुँ। लेकिन दोनों एम्पायर जो हैं, वो बेसिकली टॉलरेंट भी थी एज कंपेयर टू द क्रिश्चियन सिविलाइजेशंस ऑफ दोस टाइम्स। हुँ, हुँ। क्रिश्चियंस ने जिस तरह जुल्म किया है अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ, उसकी कंपैरिजन कोई नहीं है। और यही वजह है कि आप देखें 1992 में जो ये सेफार्डिक ज्यूज जो ऑटोमन एम्पायर को याद रखते थे, दे सेलिब्रेटेड अ डे कि हमें बचाया था ऑटोमन्स ने। हुँ, हुँ। ये जो आज की स्टेट है वो हर चीज़ को छुपाती है, ये नेतन्याहू की, लेकिन मुझे याद है आई वॉज इन स्वीडन, तो उस दिन को मनाया गया था इसराइल के अंदर, उन लोगों ने जो जिन्हों को ऑटोमन्स ने पनाह दी थी। हुँ। तो इसी तरह आप देखें, मुगल एम्पायर चार 300-400 साल रही, उससे पहले सुल्तानेट रही, लेकिन जजिया कह लें, जो भी कह लें, मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो इंडिया की नॉन मुस्लिम या हिंदू रही। एट द टाइम द ब्रिटिश टुक ओवर, सिर्फ 19% जो पॉपुलेशन थी वो कन्वर्ट हुई थी टू इस्लाम। और ये ऑटोमन एम्पायर भी देखें, जब इनकी जंगें जो हैं, वियना से इनको डिफीट शुरू हुई, और फिर ये कुछ टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, कुछ इनकी नेवी को तबाह कर दिया इन्होंने, पोर्चुगीज ने और इन सब ने मिलके। वो भी इसलिए तबाह हुए ये, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली इनकी नेवल शिप्स अच्छी नहीं थीं, जी, जी, इनके कैप्टन्स उतने अच्छे नहीं थे, तो ऐसे ही है। पीछे रह गए, टेक्नोलॉजिकली पीछे रह गए वेस्टर्न ये यूरोप से। ये कहा जाता है ये लैंड बेस्ड एम्पायर थे। करेक्ट। वो तो और वो तो सर, अब आप इश्तियाक साहब, अब आप जियोपॉलिटिक्स में जा रहे हैं, हैरोल्ड मैकिंडर की बातें।
मैरीटाइम अच्छा, एम्पायर और कॉन्टिनेंटल पावर्स। और इसमें कोई शक नहीं कि जो मुस्लिम सल्तनतें हुए हैं, एम्पायर हुए हैं, सब लैंड बेस्ड ही हुए हैं। लैंड बेस्ड है, लैंड बेस्ड है। यानी ऑटोमन्स की फिर भी एक नेवी थी, और एक मशहूर उनके बहुत बड़े अभी एकदम नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने डिफीट भी किया इनको, लेकिन फिर अल्टीमेटली उनकी गन्स सुपीरियर होगी, उनके पास टेक्नोलॉजिकल जो आई है ना चीज़ें एडवांस, उन्होंने असल में वेस्ट ने जो दुनिया को कॉन्कर किया वो टेक्नोलॉजी की बेस पे किया, अपनी फलसफे की बुनियाद पे नहीं किया। नहीं, वो बात, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हाँ देखिए ठीक है, जी जी एक चीज़ हमारे यहाँ लोग भूल जाते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। जी जी, वो क्या भूल जाते हैं कि एक समय सिर्फ 6,000 अंग्रेज थे ये तो है, और 200 मिलियन इंडियंस। उस समय तो सब यूनाइटेड इंडिया था। जी जी, तो ये मुमकिन कैसे है? संभव कैसे है? आप में डिवीजन रहा होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दोनों आप में ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा होगा। ऐसे भी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है। तो वेस्ट ने, आपने सही बात की, कॉन्क्वेस्ट ये नहीं किया कि अपनी आइडियाज से डेमोक्रेसी बेच के। वेस्ट ने कॉन्कर किया, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा हिस्ट्री पढ़ा, वो भी मॉडल जी इन जी कॉलेज जी 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 जी, ऑक्सफोर्ड का। तो उसने बोला, देखो यार, वायलेंट तो सब हैं, पार्टीशन में तुम लोगों ने क्या कम जुल्म किया है एक दूसरे के साथ, ठीक है, लेकिन हम में और तुम में फर्क ये है कि हम ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस में अच्छे हाँ बेशक बेशक, हैं। ये बात सही है। ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस और लीडरशिप के साथ, और उनका जिस तरह हमारे लोग बिक जाते हैं पता नहीं कैसे, ये कम से कम अंग्रेज़ों ने के साथ ऐसे नहीं हुआ। उनको सिर्फ कुछ आयरिश हैं जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन लोगों का साथ भी दिया और अपोज किया, बट द स्कॉटिश एंड द वाइट ब्रिटिश जो थे, इंग्लिश, दे रिमेन लॉयल टू देयर एम्पायर टिल द वेरी एंड, और हमारे लोग जो उनके साथ मिले वो भी आखिर तक रहे। बिल्कुल, आई मीन ऑटोमन देखिए एम्पायर, देखिए देखिए, जी जी अभी हमें एक डिस्कशन हम करेंगे आगे चल के जवाहरलाल नेहरू पे। तो जी जी गिरजा शंकर वाजपेयी, जो कि जी जी इंडिया के नामी गिरामी डिप्लोमेट बने, जी जी वो वर्ल्ड वॉर 2 में वॉशिंगटन डीसी थे, जहां मैं आज बैठा हूं। जी, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान को आजादी मत दीजिए, हम ब्रिटिश अच्छा, एम्पायर में खुश हैं। तो जो अमेजिंग, हमारा साहब क्लास था, जी वो जी तो जी, गोरों के साथ, वो राय बहादुर के टाइटल में ही बिक गया। 4 ऐसे ही ठो सोने के सिक्के के लिए बिक गया। रावलपिंडी में 1947 तक वाइसरॉय को वो कह रहे थे आप क्यों जा रहे हैं। यस, क्योंकि सारी आर्मी वहां से रिक्रूट होती थी, ये बिल्कुल सच्ची बात है। स्वाय कांग्रेस पार्टी के राइट और रॉन्ग सब अंग्रेजों के रहने के हक में थे, और मुस्लिम लीग ने भी ये बाद में जो किया है वो तब देखा कि अब तो अंग्रेज जा रहे हैं तो पाकिस्तान बनाएं, वरना दे वर करेक्ट। ऑल हिंदू वेरी हैप्पी। महासभा भी वही थी। बिल्कुल वही थी, वो तो प्रूव हो गया ना, बिल्कुल। इसके बरक्स वहां पे क्या हुआ, क्योंकि उनके सब्जेक्ट जो लोग थे, ग्रीक आप कह लें, यूगोस्लाव, बल्गेरियंस, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई हुँ, तो वहां पे ये प्रिंसिपल जो है बिल्कुल। नेशनलिज्म का जब आया, हुँ, हुँ। तो ये क्योंकि एक मुस्लिम रूलिंग पावर थी, तो फ्रेंच हों या रशियन हों, चाहे वो कैथलिक थे या वो ऑर्थोडॉक्स थे या या ब्रिटिश, ब्रिटिश, लॉर्ड बायरन ब्रिटिश, तो ग्रीस में मरा। जी जी, ये सारे जो हैं, इन जो ये नेशनैलिटीज़ हैं इनको सपोर्ट करते रहे। तो 18th सेंचुरी में तकरीबन उसी टाइम में जब टीपू सुल्तान को हराया गया और फिर प्लासी और बक्सर की जंग होती है, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट इवन इन यूरोप, हुँ, जहाँ से फिर वो डिफीट जो है ना, हुँ, ऑटोमन एम्पायर केम टू बी नोन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप। करेक्ट। हाँ जी, हुँ, हुँ। और इधर ऑटोमन मेरे पास एक एम्पायर, किताब रखी है, द डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, बड़ी अच्छी किताब है। जी अम, उसमें काफ़ी इसको विस्तार से एक्सप्लेन किया है। जी जी, और एक और बात है यहाँ पे हमारे वहाँ भी, देखें आप, तो डिक्लाइन तो शुरू हो गई थी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। पहले प्लासी में शॉक मिला, फिर आई थिंक इट वाज 1862 या नहीं, 64 नहीं, जब 1757, 17 17 17, 1757 is Battle of Plassey, 1764 is Battle of Buxar, but
पर इश्तियाक साहब डिक्लाइन तो 1707 में ही शुरू हो गया औरंगज़ेब के मरने के बाद हाँ, ये कहना और चाहिए। 1738 और 1739 में एक दफ़े नादिर शाह आता है। वो तो खून उसके बाद बहा तो कुछ नहीं बचता है, उसके बाद ऐसे तो ही है। एक दिन में वो आपकी कत्लेआम टाइमलाइन 30-40 आपकी टाइमलाइन ज़्यादा एक्यूरेट है, और मैं एक्चुअली 17 कहना चाहता था, मुँह से 18 निकल जाता है। नहीं, नहीं, आप क्योंकि आप क्योंकि स्कॉलर हैं, मैं तो बस आपकी किताबें पढ़ के सीखता हूँ। उसकी वजह है कि 18 पे ही मेरा ज़्यादा काम है, तो वो याद मुझे रहता है, 19th इस तरह। तो 17th अक्सर मैं कहना ये चाहता हूँ, निकल मुँह में ये जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कह रहा था, एट द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, हाँ, व्हिच वुड बी 17 समथिंग, या बोथ औरंगज़ेब मरता एम्पायर्स है जी, 1707 में both और empires went into an a decline, irreversible decline, इर्रिवर्सिबल डिक्लाइन। irreversible decline. तो उसके अंदर क्या कमजोरियां थी? ये नहीं कि इन्होंने कोई ट्रेड को रोका हुआ था, ट्रेड वाज फ्लरिशिंग, दोनों एम्पायर्स की अच्छी भली इकोनॉमी भी हुआ करती थी, लेकिन इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजीज में कोई ज़्यादा आगे नहीं है बढ़ सके। और हमारे यहाँ भी आप देखें तो अ, कहते हैं कि एक ज़माने में इंडिया की इकोनॉमी जो है अंडर द मुगल्स 28% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो जीटीपी प्रोड्यूस कर रही थी, कोई इस किस्म का फिगर देते हैं। हाँ, हाँ जी, तो पर ये पर बहुत 1 सेकंड मैं आपको रोकूँगा, वो जी फ़िगर जी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और हम लोग अपने को अपना पीठ थपथपा ओके सकते हैं। जी लेकिन याद रखिए उस समय तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया जी था। दैट्स तो राइट हमारी ज़मीन उपजाऊ थी, जी फर्टाइल जी सॉइल था। जी तो ऐसे ही इस है और हमारे पास लोग ज़्यादा थे उस फर्टाइल सॉइल पे, तो जी पर कैपिटा में श उतना फ़र्क शायद ना हो। जी लेकिन ये बात सच है कि हमारी जीडीपी बड़ी थी और जब एम्पायर आता है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन उनकी प्रोडक्टिविटी लीप यूँ जाती है और हमारी नीचे जाती है क्योंकि अब तो हम कॉलोनी बन गए। तो अब अच्छा, तो एक हमको और भी लूटा जा रहा है। एक और भी है। हुँ, हुँ। जब ये अ, यूरोप में डिक्लाइन हुआ ऑटोमन्स का, तो वेस्टर्न पावर्स ने वहाँ पे आके इनको लोन्स के बहाने ऑक्यूपाई कर लिया था ऑटोमन एम्पायर की कई एरियाज को, हुँ, हुँ। और वो इनसे वो लेते रहे हैं बहुत ज़्यादा सूद। हुँ, हुँ। हाँ जी, एक तो इस वजह से भी ऑटोमन एम्पायर जो है दोबारा कभी रिकवर नहीं कर सकी। हुँ। और हमारे यहाँ जो है वो अ, जैसे आप बता रहे हैं, औरंगज़ेब की डेथ के बाद इरिवर्सिबल डिक्लाइन शुरू हो उसके बाद जाता तो है, सारे सूबे ही टूट गए ना, बंगाल टूट का गए, सूबा अपना चला गया, ऐसे ही हुआ। हैदराबाद निज़ाम अपना खड़ा अपनी जी, निज़ामत खड़ी कर लिया, जी, धीरे-धीरे मराठे तो अपना एम्पायर खड़ा कर लिए। ऐसे ही है। सिख तो एम्पायर भी बाद में आगे चल के जी, सिख एम्पायर भी खड़ा हुआ कुछ दिन ऑटोमन के लिए। श्रिंक होते-होते जो है ट्रीटी ऑफ सर्व्स जब हुआ, तो उन्होंने तो सब कुछ ले लिया था। ये तो फिर अतातुर्क ने बिल्कुल, जंग लड़ के बिल्कुल। ये जो आज का टर्की है बचाया है। हाँ, हाँ। हमारे सही। यहाँ हुँ, जाते-जाते अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये तकरीबन दोनों की जो फेट है अल्टीमेटली, वंस ग्रेट लैंड बेस्ड एम्पायर्स, और फिर इरिवर्सिबल डिक्लाइन, एंड अल्टीमेटली जो इनकी वो है, ये टूट-फूट ही गई, हुँ, यानी हुँ। उन रिड्यूस टू माइनर फोर्सेस, बल्कि ख़त्म ही हो गई। ऑटोमन्स एम्पायर ख़त्म हो गई, इधर इंडिया की दो मुल्क बन गए। सो दैट्स बीन द स्टोरी ऑफ दीज। क्योंकि ये इसमें एक और बात है कि क्या कोई नॉन मुस्लिम्स के हाथ में बिजनेस और कॉमर्स को छोड़ देना कोई बहुत फेटल मिस्टेक था? मे बी दैट इज एन एग्जैजरेशन। नहीं, देखिए हाँ हाँ इश्तियाक साहब एक हम्म, मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा। जी देखिए आपने द एनार्की पढ़ी होगी विलियम डैलरम्पल की। जी जी, पढ़ी है पढ़ी तो है। उसमें एक चीज़ बड़ी सीधी आती है कि जगत सेठ लोन दे रहे थे जगत कंपनी सेठ दे को। रहे थे, ओमनी चांद और जगत सेठ, ये दोनों भाई तो थे। दोनों जी जैन थे जी जी, दोनों और जैन पूरी थे। बैंकिंग चल रही थी और अंत में उनको मार ही डाला नवाब बंगाल ने। अच्छा, मार भी डाला, मार अच्छा अच्छा डाला, छोड़ा नहीं। अच्छा और अच्छा। चक्कर ये था कि जो मुसलमान सिपहसालार थे, जी वो ऑनर नहीं करते थे कॉन्ट्रैक्ट, वो कभी इंटरेस्ट नहीं देते थे, उनके हाथ में तलवार थी। जी तो जी, ये लोग डरे सहमे रहते थे, तो इन्होंने यही सोचा मैंने पढ़ा है उसकी किताब में। हाँ, ब्रिटिश कम से कम कॉन्ट्रैक्ट हायर करते हैं।
जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करते हैं, वो मारेंगे जी, तो नहीं, जान तो बख्श देंगे। ठीक है। तो और कलकत्ता उस समय आज का दुबई था, कि आओ बेशक, कलकत्ता में रहो, टैक्स फ्री रहो, घर बनाओ, ट्रेड करो, फाइनेंस करो, ठीक है। बैंकिंग चलाओ पूरे हिंदुस्तान में। जी, तो हो सकता है मुसलमान नज़रिए से कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं बहुत साल पहले एक F-16 फाइटर पायलट था, अम, पाकिस्तान का पश्तून था। जी, जी, तो दारू पी के मुझे बोला कि अतुल जनाब, आप अपनी बात छोड़ दो। ठीक है, आप तो राजपूत हो, वैसे भी आप गोरों के साथ रह के गोरे बन गए हो। ठीक। आपके लोग लाला हैं, आपके लोगों से लड़ाई नहीं होती। ये तो ख़ैर उनकी प्रिटेंशंस हैं, हाँ, हाँ। लेकिन प्रिटेंशन है, वो तो है, बट उसमें कुछ हिस्टोरिकल है ना, हाँ, ट्रूथ कि हिस्टोरिकल है। तो ट्रूथ ये है कि अम, मु मुगल एम्पायर था और हुँ, सिपह-सलार मुसलमान थे, ठीक है? ज़्यादातर मुसलमान तो कन्वर्ट हैं, लेकिन सिपह-सलार टॉप की तो एलीट थे मुसलमान, लेकिन लेकिन बैंक राजपूत सारे जो हैं टॉप एलीट भी साथ-साथ थी, हाँ, बड़े राजपूत, हाँ। बड़े राजपूत जो बचा लिए अपना किंगडम। जी, 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 तो जी, और जो और जो बैंकिंग थी, लेकिन जी। बात सच है, बैंकिंग तो जैनियों के और मारवाड़ियों के ही हाथ उन्हीं के थी ना। बाद में थी, बिल्कुल। इसी तरह उधर बैंकिंग सारी जो है, वो ज्यूज़ और ये आर्मीनियंस और ग्रीक्स और इनके पास थी। तो ये स्टेट का एक प्रॉब्लम तो था कि इकॉन जिस तरह के ईस्ट इंडिया कंपनी सबने बनाई और फिर उस ट्रेडिंग कंपनी के ज़रिए इन्होंने अपनी एम्पायर्स बनाई। हुँ, हुँ। ये जो यूरोपियंस हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्क्वेस्ट फॉलोड आफ्टर द ट्रेड कंपनी वाज़ फाउंडेड। क्यों जी? हाँ, इसका इसका भी एक और कैरेक्टर है ना कि जो आप कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या बुर्जुआ करेक्ट। एंटरप्राइज है वो वेस्टर्न सोच में एक और तरीके से देखी गई है। हमारे है कॉन्कस्ट और कॉन्कस्ट के बाद चलो फिर ये भी ले लिया वो भी ले लिया लेकिन इन्वेस्टमेंट करके ये करके वो वाली बात इधर नहीं आई, दोनों तरफ नहीं आई। मुसलमान एम्पायर था कॉन्क्वेस्ट और फिर रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, दैट्स राइट, ठीक है? एक्सट्रैक्टिव एम्पायर्स, जी जी ऐसे ही है। तो एक्सट्रैक्टिव थे। एक्सट्रैक्टिव जी तो जी, ये भी थे, लेकिन ये ट्रेडिंग भी थे। ट्रेडिंग शुरू भी थे, किए जी ट्रेडिंग। जी। आप देखें ये सारी ये क्रिश्चियन चर्च जो है उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, ये ओपियम ट्रेड में ऑल द वे टू चाइना। हुँ। ये मैंने पढ़ी है किताबें, आई वाज शॉक्ड। हाँ, हाँ, बिल्कुल रेवरेंड सब सो इन्वेस्ट किए थे और देखिए जॉर्ज ऑरवेल भी एक ओपियम प्लांटेशन में पैदा हुए थे। तो इमेजिन, हाँ लिखा है उन्होंने बिहार शायद में, कहीं। मोतिहारी जी में जी, इफ आई रिमेंबर, या मुझे याद नहीं है, लेकिन बिहार में ही पैदा हुए थे। इमेजिन, कितने बड़े राइटर हैं, कितने बड़े स्कॉलर थे वो। एनिमल फार्म लिख के गए वाह और वाह वाह। और अफ़ीम उगाते थे हिंदुस्तान में जी जी, और वो जाता था फिर चाइना। जी और जी जी, पारसियों ने, बहुत से पारसी बिज़नेस हाउसेज़ ने अपनी पहली फॉर्च्यून ओपियम ट्रेड में बनाई। बिल्कुल ऐसे ही बनाई है, बिल्कुल ऐसे ही बनाई है। तो अंग्रेज़ों की जो है मतलब मैकेनिज्म उसमें ट्रेड हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन हुँ, to find an opening wherever they went. हुँ। Whereas the Muslim armies went with a general, conquered, and then if they were successful, तो फिर वो जो आप जो है एक्सट्रैक्शन और जजिया और ये इस किस्म की और इनकम है। तो अगर मैं आपको समराइज़ करूँ, जी, तो ब्रिटिश जो मॉडल या यूरोपियन मॉडल, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो और पुरानी है। सब तो जी, जी, इट इज़ ट्रेड बैक्ड बाय अ गन बागान दैट्स or वेल सेड। trade backed by the barrel of a gun, whatever you want to call it. जी, जी, And the Muslim empires are conquest by sword and then दैट्स revenue extraction. दैट्स राइट, And then trade and finance are an afterthought and left to outsiders. दैट्स ट्रू। आई थिंक दैट्स an omission of built into the culture, I think, because of the you know biases within Islamic law बट on देखिए, banking. लेकिन आयरनी है कि मोहम्मद तो मर्चेंट थे। नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैक्स वेबर का आर्टिकल है इस्लाम पे कि इस्लाम स्टार्टेड एज ए मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स बट अल्टीमेटली बिकेम अ मूवमेंट ऑफ वॉरियर्स। तो वो जो कैरेक्टर है ना प्रॉफिट का, मक्के से मदीने शिफ्ट होने का,
इस्लाम का कैरेक्टर वहाँ पे बदल जाता है। बल्कि आज मौलवियों का अगर आप वो देखें ना, वो जो अपना सरमन्स करते हैं, वो कहते हैं, कौन कहता है कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस? जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्के में थे तो उनके साथ तो 48 लोग थे। वो तो जब मदीने में उन्होंने स्टेट बनाई है और फौजें कायम की हैं, तब सारी दुनिया में हम छाए हैं। तो उनकी कॉन्क्वेस्ट जो है इस्लाम की स्प्रेड होने में, वॉरियर नेचर ऑफ इस्लाम जो है, ये मैक्स वेबर की ऑब्जर्वेशन देखें, जर्मन थिंकर ऑफ दैट टाइम, हाउ ही वाज़ अ जीनियस। वो प्रोटेस्टेंट वर्क जीनियस, एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आज तक दैट्स राइट, वो लागू है। मतलब लागू है। यूरोप को अगर समझना है, देखिए प्रोटेस्टेंट यूरोप अभी भी स्वीडन में आप रह रहे हैं, स्वीडन का अभी भी बिल्कुल इतना वही है। बुरा हाल नहीं है, डेट क्राइसिस नहीं है। अब वही आप चले जाइए इटली दैट्स देखिए। करेक्ट, दैट्स करेक्ट। कैथलिक सोसाइटीज़ मुख्तलिफ हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अ, तो ये महल इस किस्म की चीज़ों का अल्टीमेटली कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है कि एक बायस होता है ट्रेड और कॉमर्स में आगे बढ़ने का, या वो एक साइड चीज़ होती है बेसिकली इज मिलिट्री डोमिनेशन। जब तक वो कायम है, यू फील कॉन्फिडेंट एंड द रेस्ट यू लीव टू अदर्स। ये इस किस्म की कुछ है प्रेफरेंस, हुँ, हुँ। बोथ ऑटोमन एम्पायर में और मुगल एम्पायर में। ठीक। तो अब आपने कहा कि क्योंकि मिलिट्री पे फ़ोकस था, रेवेन्यू जी, पे फ़ोकस था, ल तो उसपे मुसलमान और ख़ासकर कॉन्करिंग एलीट थी। जी, तो एक जो लोकल एलीट जो इमर्ज की नॉन मुस्लिम, उसकी जी। क्या रिलेशनशिप थी स्टेट के साथ? वो टैक्स देती थी, वो लोन देती थी सुल्तान को या बादशाह को? सोशली उसकी क्या पोज़ीशन, जज़िया तो देती ही होगी, जी, जी। सोशली क्या पोज़ीशन थी? देखिए, दोनों में अगर हम कंपेयर करें, हुँ, हुँ, तो वहाँ पे मिलित सिस्टम था ऑटोमन एम्पायर में। ठीक। मिलत और सिस्टम क्या है? मिलित सिस्टम है, एवरी रिलीजियस कम्युनिटी इज अ नेशन, दैट्स अ मिलत। ठीक तो है। ये सारी मिलत जो हैं, इनके चर्च भी थे वहाँ पे, इस्तांबुल में जो कैपिटल था, एंड दे ऑल हैड द राइट टू पिटिशन द ऑटोमन रूलर जो है। हुँ, अगर आप जाएं इस्तांबुल में और उस इलाके में, तो इधर मस्जिद है, साथ एक ग्रीक चर्च होगा और साथ ही सिनेगॉग होगा। तो इस किस्म की सिचुएशन थी। हुँ, हाँ जी, हमारी तरफ जो है, उन्होंने इस किस्म की अगर नहीं की, तो उन्होंने फोर्स माइग्रेशन, फोर्स कन्वर्शंस उस तरह नहीं की जिस तरह के एक कन्वर्टिंग रिलीजन जैसे पोर्चुगीज थे या स्पेनिश थे, जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने मार 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 लोगों का निस्तो नाबूद कर दिया अगर वो क्रिश्चियन नहीं हुए। तो देखिए गोवा का जो इंक्विजिशन है, जी, तौबा तौबा, मैंने देखा है जाके वहाँ पे, कितना ब्रूटल था। लोगों बहुत को ब्रूटल रैक था। पे चढ़ा देना, टॉर्चर करना, लोगों जी, के जी, जी। नाखून निकालना, हड्डियाँ तोड़ना, सब ये कुछ। इधर नहीं हुआ, हमारी तरफ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ऑटोमन्स, हमारी तरफ वो उतना ब्रूटल नहीं हुआ, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत आई तो काफ़ी ब्रूटल था। प्रिज़नर्स को कहते थे या इस्लाम कबूल हो या मार डालते थे। ठीक है, वो सुल्तानत पीरियड में शायद यूँ ही हुआ है, हाँ, हाँ। लेकिन जो मुगल पीरियड है, फिर ये रह यहाँ पे गए और यहाँ के ही हो गए। हाँ, तो मतलब उसके एक, बाद हाँ, ब्रूटैलिटी कम हुई, बट हाँ, औरंगज़ेब भी प्रेशर तो डालता था कन्वर्जन के लिए। हाँ, उसके औरंगज़ेब के ऊपर, स वक़्त तक भी। लेकिन उससे उसका ये इफ़ेक्ट हुआ कि फिर एम्पायर की जो नॉन मुस्लिम रियाया थी, वो उसके खिलाफ भी तो हो गई ना हाँ, एम्पायर देखिए की। मराठों ने रिबेलियन कर दिया, जाटों ने कर दिया, सिखों ने कर दिया, अंत में एम्पायर खत्म ही हो गई। खत्म ही हो गई, इसीलिए हुई ना। हुँ, हुँ। तो जिस बुनियाद पे वो एम्पायर कंसोलिडेट हुई थी अकबर के दौर में, उसको उसके ही ग्रेट ग्रैंडसन ने इस इन किस्म की पॉलिसीज़ की वजह से कमज़ोर कर दिया, और उसमें कहते हैं कि कॉन्क्वेस्ट की मज़ीद स्पेस ख़त्म हो गई थी। और क्योंकि कोई और सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था, हुँ, हुँ। तो फिर इस किस्म की रिलीजियस वॉर्स उसने शुरू कर दी, बल्कि शिया गवर्नमेंट्स जो है गोलकंडा और बीजापुर पे भी हमले शुरू हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो जी, तो जी, कट्टर ऐसी, सुन्नी था, जो कि आयरॉनिक है क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, उसकी माँ तो ईरानी थी हाँ, वो और शिया शिया थी, थी। मतलब शिया थी, हाँ। हाँ, जी, तो जी, जी। मतलब
एंड उसके खुद के फादर शाहजहां तो जहां तक मुझे याद है वो तो आधे राजपूत थे। ये सारे ही राजपूत हैं अल्टीमेटली, इनकी माँ दादियाँ जितनी हैं ना, वो अकबर से शुरू होते हैं और फिर चलते जाते हैं, नहीं, जहांगीर हुआ, शाहजहां, हाँ, तो इस बट तरह करके मेन ही है। पॉइंट ये है कि जो है ये उसके बावजूद कितना कट्टर। ये तो हो जाता है। कुछ लोगों का ये कहना शायद गलत है कि देयर वाज सम जूइश ब्लड इन हिटलर एंड द हेट्रेड फॉर दैट वाज अल्टीमेटली द वे ही एक्टेड। ये कुछ लोगों का प्रॉब्लम वैसे होता है। मैंने इंडिविजुअली लोगों को देखा है कि वो अपने आप को मोर लॉयल देन द किंग प्रूव करते हुए ये हरकतें कर देते हैं। होलियर देन द पोप। जी, 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 जी। होलियर देन द पोप, या हाँ, तो देखिए औरंगज़ेब के साथ जो बात आई, वो जो इंटॉलरेंस की, चलिए वो मान लीजिए एक्सेप्शन था, लेकिन एम्पायर फिर भी दोनों सुन्नी रहे। सुन नहीं और रहे, दैट्स इट। अकबर के शुरू के अकबर के टाइम भी इंटॉलरेंस के कई इंस्टेंसेस हैं। और जहांगीर के बाद शाहजहां ने तो मंदिरों का रिपेयर भी बंद कर दिया था, बैन कर हो स दिया था। हो तो सकता है। लिबरलिज्म जो जो एक लिबरलिज्म था, बड़ा छोटा विंडो था साहब। लेकिन अब लोग, ये एक किताब एक अमेरिकन प्रोफ़ेसर ने लिखी है औरंगज़ेब पे, वेयर शी हैज़ चैलेंज्ड सम ऑफ द थिंग्स वी से। वो कहती है कि ऑड्रे औ ट्रुश्के की बात आप कर रहे हैं। हाँ जी, कि उसने कुछ ऐसे मंदिर जहाँ पे ऑपोज़िशन थी वो तो किए हैं, हमला किया है। लेकिन कुछ को सपोर्ट भी किया और कुछ बनवाए भी हैं। अब ये मैं तो जब देखिए मन ऑड्रे के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जी, ऑड्रे जानबूझ के वो कॉन्ट्रेरियन लाइन लेती है किताबें बेचने के लिए। वो हाँ, असली अमेरिकन ये भी हो मार्केटिंग सकता की क्वीन है। अब आप देखिए आप ही के फ़ील्ड में जी, कैसे-कैसे लोग हैं, आयशा जलाल हार्वर्ड में, और कैसे-कैसे लोग हैं फर्ज़ीवाड़ा। तो जी, जी। अमरीकी तो सेल्समैन और सेल्सवुमन का जवाब मुल्क ही है। नहीं, उनका जवाब ही नहीं है। तो हाँ, तो ऑड्रे भी अच्छी सेल्सवुमन है, आयशा जलाल की तरह, उसकी बात हम लोग कम करें तो अच्छा है। चलें देखिए ठीक है। नहीं इतना मैंने ज़्यादा जी, रिकॉर्ड है। देखिए मान लीजिए कहीं रेज़िस्टेंस हुआ, किया, माना। लेकिन बनारस देखिए जहाँ मेरी फैमिली है, जी, वहाँ क्या ज़रूरत थी? वहाँ तो ठीक है। कोई मेजर सेंटर ऑफ रिबेलियन नहीं है ना, उसका तो एक ही रीज़न होगा ना, इंटॉलरेंस। ये हो सक नहीं, इंटॉलरेंट बंदा तो वो था। हाँ, वो उसने अपने भाइयों को जिस तरह बेदर्दी से हाँ, मारा तो है। अब आप औरंगज़ेब को डिफेंड करने लगिए, किताबें तो आपकी बिकेंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अब डिफेंड नहीं कर तो रहा। हाँ आपने जी। अपने बाप को कैद कर दिया और भाइयों को बेरहमी से मारा, भाइयों के सारे लड़कों को मार दिया। आपने अपने लड़के अकबर को दौड़ा दिया हाँ, और वो भाग के फिर मक्का ही चला गया। कहते तो हैं बाप आपने ना बे बाप को छोड़ा, ना बेटे को छोड़ा, ना भाई को छोड़ा, तो आप तो कोई बहुत अच्छे हाँ, आदमी तो नहीं हो सकते ना। एक दोस्त ने कहा था कि औरंगज़ेब ने ना नमाज़ छोड़ी, ना भाई छोड़े। तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं। ऑर्थोडॉक्सी, डॉगमा और साथ-साथ इस किस्म का जो है ना, कहते हैं स्टालिन में भी इस किस्म के फीचर्स थे। हु आई डोंट नो। तो ये एक वो जो हो जाता है वो ना भी तो फिक्सेशन। प्रीस्ट बनने चला था। जो भी अच्छा, ज़्यादा रिलिजियस होता है, मुझे तो डर लगता है उससे, मुझे खौफ भी आ डर जाता है लगता है, मुझे। मुझे भी डर लगता है। मैंने कभी किसी रिलीजन को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। अगर कोई हुआ भी इस्लाम का असर तो वो ये सूफीज़्म ये वो उस पे भी मैंने कहा जाने दो यार। ऐसी बात ही है। तो ये ठीक है, इन दोनों एम्पायर्स के हमने जो मेन फीचर्स हैं वो समझ लिए हैं। हुँ, हुँ। और जो उनके साथ अल्टीमेटली हुआ वो भी बड़ा कंपैरेबल है आई थिंक। हुँ, हुँ। अ, लेकिन लेकिन ऑटोमन एम्पायर को तो कमाल अटातुर्क ने बिल्कुल ही खत्म किया, स्क्रिप्ट भी बदल दी, जी, बहुत जी। गज़ब मॉडर्नाइज़ेशन होता है वर्ल्ड वॉर 1 के सदमे के बहुत बाद बड़ी, उनका, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ठीक है। है? तो ये उनके यहाँ जैसा-तैसा वो मॉडर्नाइज़ेशन भी परफेक्ट नहीं था, उन्होंने कर्डिश माइनॉरिटीज़ ठीक को है, सताया, उन्होंने ठीक है। काफ़ी जो है, लेकिन ऑन द होल उन्होंने कोशिश एक की मॉडर्नाइज़ेशन की, बड़ी जम और के वो की। कामयाब है बाय द वे मॉडर्नाइज़ेशन डिस्पाइज्ड एर्दोगान। डिस्पाइट एर्दोगान, आप हाँ, आपकी हाँ, तो ऐसी वाइफ़ कोई ही बात नहीं। टर्की से हैं, तो आप तो जी, जी, टर्की जी। अच्छी तरह जानते हैं। तो हम फॉलो करते हैं सारी बातें। अब ये जो उन्होंने इस्तांबुल के मेयर को अंदर कर दिया, ये क्या इंडिकेशन है कि लोग अब तंग आ चुके हुए हैं। हुँ, हुँ। तो इस किस्म की बात है। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर हुँ, हुँ। जो बेस्ट ऑप्शन थी वो कांग्रेस की एक
मैस मूवमेंट थी, जिसकी शायद आज नहीं तो अगली दफ़ा हम बात करेंगे विथ अगली दफ़ा। रेफरेंस। हाँ जी। हाँ, लेकिन जो स्टेट की बात करते हैं कि मुगल ऑटोमन एम्पायर का फिर भी एक मान लीजिए कि एक लेगेसी है कि आज टर्की वापस सीरिया में आ गया है। जी, जी। एमआईटी उनकी जो सीक्रेट सर्विस है, उसने अहमद अल-शरा जो जोलानी है, अबू जी, जी। अल-जोलानी उसको खड़ा कर दिया है और जी, जी, ऐसा ही आज है। के दिन सीरिया में सारा खेल मोसाद और एमआईटी का है। ठीक साहब? इंटरेस्टिंग, तो ठीक वो है। नियो ऑटोमन टर्की में जो इंपीरियल मेमोरी है, वो ज़िंदा है। वो ज़िंदा है, वो वो ज़िंदा है। टर्की में एक कॉन्फिडेंस है, टर्की में मिलिट्री ऑर्गेनाइज़ेशन है। जी, जी। टर्की में अभी भी एक वो है विल है टू इम्पोज़ इटसेल्फ इन द रीजन मतलब एक एंड इट कोई डज़ ओकेजनली जी। अभी देखें ना, पुतिन की और ये यूक्रेन की टॉक्स भी इस्तांबुल में हो रही हैं, तो ये इस्तांबुल को एक प्रेस्टीज की बात भी तो है ना? ठीक प्रेस्टीज भी है। हाँ। लेकिन अब बात करते हैं कि मुगल एम्पायर में जैसे हमने कहा स्ट्रक्चर क्या था, जी, विरासत क्या है? ऑटोमन की विरासत उस सुल्तान-ए उस्मानिया की विरासत आज भी ज़िंदा है। ठीक जी, है, जी। अटाटर्क आए, उन्होंने काफ़ी बदला, लेकिन अब वो न्यू ऑटोमन आ गए हैं। तो चलो। और अटाटर्क भी पहले तो ऑटोमन आर्मी के ही थे। तो ऑटोमन जी, जी। की लेगेसी अभी भी है, वो ठीक है, टर्की एम्पायर से इस नेशन स्टेट बन गया, हुँ। आर्मीनियन जेनोसाइड भी हुई, ये सब भी हुआ, लेकिन टर्की का जो अभी भी अपनी आइडेंटिटी है, एक कॉन्फिडेंस है, अपने को रीजन में इम्पोज़ करना, वो ऑटोमन लेगेसी है। जी। मुगल एम्पायर की क्या लेगेसी है साहब सबकॉन्टिनेंट में? देखिए, मुगल एम्पायर जो है, जब वो कोलैप्स की हुँ, हुँ। और अंग्रेज़ों ने पूरी एम्पायर को ओवरटेक कर लिया, तो ये ऑटोमन्स के साथ तो नहीं ना हुआ, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुई और उसके बाद ट्रीटी ऑफ लुज़ान के बाद दोबारा ये टर्की खड़ा हुआ, तो एक कॉन्टिन्यूटी तो है ना। हुँ, हुँ। यहाँ पे तो जब अंग्रेज़ों ने ओवरटेक कर लिया, तो फिर ऑटोमन्स जो हैं, वो जो हैं मुग़ल, उनके शहज़ादों को भी मार दिया था 1857 में एक-एक करके। तो जो बच के कहीं इधर-उधर गए, वो पता नहीं क्या करते होंगे। कभी-कभी रिक क्लेम कर देते हैं कि हम हैं उनके डिसेंडेंट, तो ये जो है लाल किला ये हमारा है, ये इस किस्म की बातें होती हैं। ज़्यादा वो सुना है खाना बनाने के अपना काम करते हैं मुख्तलिफ जगह पे, उनके डिसेंडेंट्स। एवरी नाउ एंड देन देयर इज़ सम प्रिटेंडर इन पाकिस्तान सेइंग कि हम भाग के आ गए थे, तो यहाँ इस गाँव में हम ये चलता है हमारे यहाँ, ये इस किस्म की स्टोरी टेलिंग जो होती है। हाँ, हाँ, तो वो जो मुग़ल एम्पायर की बातें हैं, हाँ। वो बट अ, स्टेट स्ट्रक्चर जो मुगल एम्पायर का है, वो कुछ लोग कहते हैं वो चला गया, लेकिन जो मेमोरी है वो पाकिस्तान में ज़िंदा है जी, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी अपने को एक मलिकी स्टेट मानता है, एक दैट्स राइट, मैं ये कहने सिपह-सालार वाला का था। स्टेट। जी, जी। मैं जब ये कर रहा था काम गैरिसन स्टेट वाली किताब पे, हुँ, तो हुँ। आई वेंट टू वाशिंगटन डीसी, जहाँ आप बैठे हैं। हुँ, हुँ। तो ये जो है क्रिस्टीन फेयर और ये अब ही इज़ डिसीज़्ड, हुँ। क्या नाम था उनका? स्टीफन कोहन। स्टीवन कोहेन ब्रुकिंग्स वाले। जी, जी, और 2-3 और जो इनके पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा जब हमने पाकिस्तान पे काम शुरू किया, तो जिस पाकिस्तानी ऑफिसर से बात करें, तो वो कहें जी बात बात ये है कि एवरी मुस्लिम इज़ इक्वल टू पता नहीं 8 हिंदूज़ या क्या, उनकी ये ख़्याल है कि जंगों में सवाल ही नहीं पैदा होता कि हिंदू लड़ सकें। तो ये महल एक वही इम्पीरियल सोच जो है कि हम तो रूल करते रहे हैं, हुँ, हुँ। वो इस हवाले से जो आपको उसके F-16 के पायलट ने भी कहा, वो इसी लेगेसी की बात कर रहा होगा। हुँ, हुँ। टू फील दैट वी आर स्टिल एक वो क्या कहते हैं, क्या क्या उनका नाम है, मार्शल मार्शल रेस रेस। वाली थियरी। हाँ जी, हुँ। ऐसी ऐसी बात है। पर इट तो इज़ नॉट एंटायरली अनट्रू क्योंकि देखिए, जी, पाकिस्तान में जी, जो है फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त है। वो इसीलिए है क्योंकि वो लोग याद करते हैं मुगलिया सल्तनत को कि भैया सिपह-सालार तलवार की नोक पे हम खड़े हैं। जी, हिंदुस्तान में आईएएस राजा है। जी, जी, ये बात हिंदुस्तान की स्टेट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमारी पहले भी बात हो रही थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेड कौन बनेगा? आईएएस। हुँ, भले ही पढ़ा हो वो केमिकल इंजीनियरिंग। इमेजिन हाँ, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन कोई
यूपी के पुराने जागीरदार घर के हैं, खिदवई साहब। वो देखें। उन्होंने कभी न इंजीनियरिंग पढ़ी है और एविएशन के बारे में कुछ नहीं जानते, इसके पहले वो एग्रीकल्चर में कुछ कर रहे थे। थे। तो ये इस तो किस्म की जो है एटीट्यूड, जी, जी, तो जी। हमारे यहाँ सोशल स्टेटस फ़ौज का काफ़ी नीचा है, आईएएस है राजा, जी, 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 या आईएएस आईएएस है आज का ब्राह्मण और आज बाकी का सबको ब्राह्मण। देनी है उसको दक्षिणा। ये बड़ी अच्छी है आपकी। हमारे यहाँ मे बी इमीडिएटली पाकिस्तान बनने के बाद कुछ देर तक ये जो है आईसीएस ऑफिसर्स वो इधर वर पुलिंग द शॉट्स, वो उसके बाद वो लेकिन पीएएस बन गए आपके जी, जी। पाकिस्तान नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, वो सर्विस। फिर सुपरसीड हो गए ना। अच्छा। आर्मी टुक ओवर आफ्टर अयूब खान क्लियरली। हुँ, हुँ। और उसके बाद दे आर द जूनियर पार्टनर जो हुक्म आर्मी अफसर्स का मानते हैं कि क्या करना है, एडवाइस ले लेते हैं उनसे। हुँ, हुँ। लेकिन बेसिकली वीटो पावर मैंने कहा है पाकिस्तान के डोमेस्टिक और एक्सटर्नल अफेयर्स में ऑन ऑल इश्यूज इज विद द पाकिस्तान आर्मी। तो मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात करूँगा। जैसे जी, जी, बंगाल का सूबा था अली वर्दी खां का। जी, जी। अली वर्दी खां आए थे नजफ़ से, इमेजिन, हाँ, इराक से। ठीक है। उसके बाद उन्होंने शिया दरबार शुरू किया, वो हम्म, मुर्शिदाबाद में। ठीक है, और सिराजुद्दौला इनका नाती था। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज को ही हराया। जी, जी, तो आज का पाकिस्तान क्या एक मुगलिया सूबे की तरह है? उसी की याददाश्त में खड़ा हुआ है। देखिए एक इस किस्म की याददाश्त तो है ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, हाँ, लेकिन वो बड़ी सिलेक्टिव भी तो है ना साथ साथ। हाँ, हाँ, जो बाद में डिफीट्स हुई, बिट्रेयल्स हुई एक दूसरे के खिलाफ, उसका जिक्र नहीं करते। और सो वो एक सिलेक्टिव मेमोरी में हल अगर ना रखें तो फिर क्या किया जाए। तो एक सेंस ऑफ वो मार्शल वट एवर यू वांट हुँ, टू हुँ, कॉल इट पाकिस्तान में है। और वो आर्मी में जो चला जाता है वो अल्टीमेटली हुँ, हुँ, आपकी जो आईस वो है ना आईएएस, हाँ, वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। करेक्ट। ये आपके दो फर्क यहाँ है। मिलिट्री, मिलिट्री है इधर, ये हिंदुस्तान में सिविल है। आईएएस। जी, जी, ये कंपैरिजन बहुत अच्छी है। ठीक है। हुँ, हुँ। तो मैं बात करता हूँ लेगेसी एजुकेशन की। जी, ऑटोमन एम्पायर ने काफ़ी पैट्रोनाइज़ किया था लर्निंग को और काफ़ी कुछ किया था। ठीक है। आज क्या लेगेसी है उसकी? मुगल एम्पायर की क्या लेगेसी है लर्निंग में? वक़्फ़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, कुछ बचे हैं। जैसे देवबंद तो मुगलिया सल्तनत के गिरने के बाद बना जी, और जी, इसलिए बना, बड़े कट्टर वो इसलिए हैं और तालिबान इसलिए देवबंदी हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम हिंदुस्तान दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब इसलिए हुआ, क्योंकि हम अच्छे मुसलमान नहीं रहे। मोहम्मद ये शाह सही। रंगीला कुछ ज़्यादा ही अय्याशी करने लगा। जी, जी, तो लेकिन मुगल एम्पायर के कोई इंस्टीट्यूशन ज़िंदा हैं या ऑटोमन एम्पायर के इंस्टीट्यूशन ज़िंदा हैं? जैसे जो सीक्रेट सर्विस है आज भी, जी। एमआईटी, वो तो क्लियरली ऑटोमन एम्पायर पे बेस्ड है। लेकिन मुगल एम्पायर का तो रप्चर हुआ था ना बीच में। रप्चर, ये फ़र्क है ना, हाँ, रप्चर हुआ। तो और कुछ अ, कुछ बचा है, क्या बचा है? इस किस्म की सोच ही हो सकती है हुँ, कि मिलिट्री जनरल बन जाओ। अ, इस किस्म की सोच तो है, हुँ, बेशक है। लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अंग्रेज़ों ने आके सब चीज़ों को सप्लांट कर दिया था। मुग़ल एरिस्टोक्रेसी जो है वो छुपती फिरती थी। वो तो सर सैयद ने अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती करके उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। हुँ। और मुग़ल उनकी मेरठ की स्पीच मैंने पढ़ी है, बड़ी अ, मज़ेदार है। अच्छा, क्या है वो? 1888 की है शायद, मुझे दोबारा देखना होगा। ओके। हाँ। तो उसमें यही प्लीड किया ना कि अंग्रेज़ों के साथ मिलके आप काम काम का। हुँ, हुँ। तो वहाँ कि पे तो एक और हम नेचुरल रूलर हैं जी, जी। और हिंदू जो हैं, इन पे ज़्यादा भरोसा आप नहीं कर सकते। ये इस ट्रेडर किस्म लोग की हैं। बातें हैं। अच्छा, ये स्पीच मुझे भी भेज दें, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक बनाई है वीडियो कंपेयरिंग सर सैयद एंड जॉन स्टुअर्ट मिल्स आइडियाज़ ऑन एजुकेशन, हायरार्की एंड एलीट। हुँ, हुँ। मैंने कहा है कि सर सैयद की एलीट जो है वो क्लोज्ड है, सिर्फ करेक्ट। अशराफिया वो है। तो सैयद हैं तो डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट अपने को क्लेम कर रहे हैं। हाँ, वो जो भी है। हुँ, इधर जो है जेएस मिल ने एज अ सोशल लिबरल इन द लेटर स्टेज ऑफ हिज लाइफ, तो उसने कहा कि एलीट तो हमेशा होगी और हायरार्की भी होगी, लेकिन थ्रू एजुकेशन आप हर टैलेंटेड बच्चे को चांस दें कि वो उसका
हिस्सा बन सके। तो पब्लिक एजुकेशन पे उसने बहुत जोर दिया। तो मैंने कहा और एक और चीज़ मैं आपको जी, रोकूँगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये भी कहा कि विमेन को वोट मिलना चाहिए। बताइए ये भी कितनी कहा। जल्दी कह दिया। जी, जी, बिल्कुल, ये भी कह दिया। अच्छा आपने याद दिला दिया, अगली कंपैरिज़न में ये भी डाल दूँगा, क्योंकि सर सैयद ने औरतों की एजुकेशन के खिलाफ अंग्रेज़ों को डाँटा कि आप मुसलमानों की औरतों को भी लाना चाहते हैं एजुकेशन में, ये बिल्कुल मुसलमान के लिए काबिल कबूल नहीं है। हुँ, तो हुँ। ये वो एक फ्यूडल दौर के आदमी थे। जॉन स्टुअर्ट मिल जो मिल था, वो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की सोच का बंदा था। तो एक फ़र्क भी है ना वो सोच के अंदर। वैसे जॉन स्टुअर्ट मिल लिबरल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि अभी दे हैवंट रीच्ड द मैच्योरिटी ऑफ देयर फैकल्टीज़। दैट्स करेक्ट। वो वो ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे ना। वो तो उनके बाप थे या ये खुद भी करते थे? वो तो जेम्स स्टुअर्ट मिल थे शायद इनके वालिद। शायद शायद मुझे हाँ, देखना होगा। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी करते हों। लेकिन वो तो मार्क्स ने भी कहा है ना, इंग्लैंड हैज़ 2 मिशंस इन इंडिया, 1 डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड सोसाइटी एंड 2 लेइंग फाउंडेशंस ऑफ द न्यू वन। तो ये तो एक एरोगेंस कह लें, एक कॉन्फिडेंस कह लें कि वेस्टर्न मैन जो है वो ही एक मॉडर्न दुनिया बनाएगा। ये तो है ना उनका। हाँ, तो मोटा-मोटी हमारी बात तो अब हम खत्म करेंगे इस पे कि लेगेसी दोनों एम्पायर्स में फ़र्क में सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों जो हैं मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे, जी, जी। पे खड़े हुए। जी, जी। दोनों में सिपह-सालार सबसे बड़ा था। जी, स्ट्रक्चर में फ़र्क ये था कि उस ऑटोमन्स ने जानिसरी खड़े किए। जी, जी, सुल्तान उस्मानियों ने ट्रेड छोड़ा और फाइनेंस छोड़ा ज्यूज़, आर्मीनियंस और क्रिश्चियंस को। जी, मुगल एम्पायर ने जो है राजपूतों पे रिलाई किया, जी, जी, क्योंकि मुगलों में और पश्तूनों में ये तो बात कहना ही भूल गए, बैर था, क्योंकि मुगलों जी, ने जी, लिया था राजपूतों को। जी, जी। पश्तूनों से कब्ज़ा किया था। जी, जी, बिल्कुल तो ऐसे ही है, लोधी मुगल और जी, बिल्कुल। पश्तूनों से इतना बैर था कि और तुर्कों से कि दिल्ली में नहीं रुके थे लोग, ये लोग आगरा जाके रुके थे। तो ठीक है। फिर इन्होंने लोकल एलाई खड़ा किया, तो मिलिटरीली थोड़ा उस्मानियों से अलग थे, लेकिन ट्रेड इन्होंने छोड़ा जैनियों को और मारवाड़ी। हिंदू मारवाड़ियों को। जी, जी, ऐसे ही और है। और और ऑटोमन लेगेसी विरासत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि अ, अटाटर्क ने उनको बचा लिया, ये लड़के कॉन्टिन्यूटी है, हाँ। कॉन्टिन्यूटी है, और जी, हमारे यहाँ कॉन्टिन्यूटी नहीं है, और नहीं है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है मुगल एरा के। देवबंद हुए, बरेलवी जो हिंदुस्तान में ये हैं, जी, जी, मुस्लिम ये इंस्टीट्यूशन पोस्ट बाद मुगल में आए, एम्पायर हैं। जी, और ये जी, कट्टर हैं, पोस्ट एम्पायर हैं। और जी। पाकिस्तान में ये मेमोरी जी रही है थिंकिंग में कि आर्मी के अंदर। जी, आर्मी के अंदर हाँ। ये अभी है। भी वो यही हिंदुस्तान सोचते में हैं। भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि मुसलमान मान के चलते एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, और यही सुना है मैंने। कॉन्फिडेंस ज़्यादा है उनकी एलीट में। हो सकता है, हो सकता है। हाँ जी। तो वो मिलिट्री लेगेसी अभी भी है, अभी भी है, बिल्कुल सोच ये में है। जी, सोच में आई एग्री, सोच में है। ठीक, ठीक है। बढ़िया। इश्तियाक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। अगली दफ़े और बात करेंगे और मुद्दों पे। ज़रूर, बेशक। टेक केयर।